देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान। इसमें 85 से प्लस चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिस्कशन के साथ वन लाइन अप्रोच है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पावर कॉरपोरेशन, स्टेट पुलिस, सीटेट स्टेट और बीपीएससी सीटेट इत्यादि के लिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर देखेंगे 19। चैप्टर नंबर 19 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 19 नंबर चैप्टर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में देखेंगे। रेंज, एमएस के प्रमुख भाग, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, सेल एड्रेस रेफरेंस, जूम बार, विजुअल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑफिस बटन, चार्ट, एक्सेल, संबंधित प्रमुख तत्व, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर पीछे के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 है। चलिए देखते हैं। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहा जाता है। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहा जाता है। इसे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के रूप में भी प्रथम बार 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। इसे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के रूप में प्रथम बार 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के गणितीय एवं फंक्शन लगाकर गणितीय एवं तार्किक डेटा को डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की गणितीय एवं फंक्शन लगाकर गणितीय, तार्किक एवं डाटाबेस को तैयार कर सकते हैं। अब यह विभिन्न रो एवं कॉलम से मिलकर बनता है, जिसे हम सेल कहते हैं। यह विभिन्न रो और कॉलम से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा सेल में ही इंटर किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा जो होता है सेल में ही क्या होता है? इंटर किया जाता है। अब है एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक स्मार्ट एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा हम कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। यह तीव्र गति से गणितीय कार्य करने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। जैसे जोड़ना, गुणा करना, भाग, विभिन्न प्रकार के तार्किक कार्य है। एमएस एक्सेल का उपयोग निम्न है। डाटाबेस तैयार करना, अकाउंटिंग के कार्य हेतु गणितीय गणनाओं को सरलता से प्रस्तुतिकरण। सरलता से प्रस्तुतिकरण। अब है तार्किक कार्य। क्या है? तार्किक कार्य डाटा प्रबंधन, चार्ट सृजन, डाटा का संशोधन एवं डाटा प्रस्तुतिकरण, रिपोर्ट तैयार करने के लिए। क्या होता है? रिपोर्ट तैयार करने के लिए, बजट तैयार करने के लिए एवं एक्सेल आधारित रिपोर्ट तैयार करने के लिए। एमएस एक्सेल में बहुत सारी रो और कॉलम दिए होते हैं। हर एक सेल का सेल एड्रेस होता है। क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। अब जिसके द्वारा उससे सेल पहचाना जाता है। सेल पहचाना जाता है। अब यह आयताकार बॉक्स की तरह होता है। जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को हम सेल कहते हैं। को क्या करते हैं? हम सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट कहा जाता है। वर्कशीट कहा जाता है। यह एमएस एक्सेल का प्राथमिक डॉक्यूमेंट है। जिसमें हम डाटा के साथ कार्य कर सकते हैं तथा इसे संग्रहित कर सकते हैं संग्रहित करते हैं। स्प्रेडशीट मुख्यतः वर्कशीट का ग्रुप है। स्प्रेडशीट जो होता है वर्कशीट का क्या है? ग्रुप होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक लाइन होता है। इलेक्ट्रॉनिक लाइन होता है जो वर्कशीट सेल से बनता है, जो रो और कॉलम से मिलने से बना होता है। अब वर्कशीट हमेशा बुक में सेव किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कर सकते हैं। पहला है स्टार्ट मेनू बटन पर जाकर
ऑल प्रोग्राम को क्लिक करें। स्टार्ट मेनू बटन पर जाकर ऑल प्रोग्राम को क्या करें, क्लिक करें। दूसरा है फिर ऑफिस पैकेज पर जाएं, फिर ऑफिस पैकेज पर जाएं। तीसरा है एमएस एक्सेल को क्लिक करें, एमएस एक्सेल को क्लिक करें। अब है मर्ज सेल ऑप्शन का उपयोग एक या एक से अधिक सेलों को आपस में मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। मर्ज सेल जो है, मर्ज सेल ऑप्शन का उपयोग एक या एक से अधिक सेलों के आपस में मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे हम मर्ज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मर्ज कहते हैं। अब है इसके लिए हमें सर्वप्रथम उनकी सभी सेलों को सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम उनकी सभी सेलों को क्या कहता है, सेलेक्ट करना होता है, जिसे मर्ज करना है। सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर सभी सेल क्या होते हैं, मर्ज किए जाएंगे। यानी सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर क्या होता है, सभी मर्ज हो जाएंगे। अब आते हैं रेंज के बारे में। क्या है रेंज, क्या है रेंज, क्या है रेंज। रेंज जब हम एक या एक से अधिक रो या कॉलम को एक सेलेक्ट करते हैं तब जाकर रेंज तैयार होता है। रेंज जो होता है जब हम एक या एक से अधिक रो या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो जब जाकर क्या बनता है, रेंज तैयार होता है। एक्सेल में पहले 3 सीट होते हैं। एक्सेल में पहले कितने सीट, 3 सीट होते हैं। इसमें हम 256 से अधिक सीट ला सकते हैं। इसमें हम 256 से क्या करते हैं, अधिक सीट ला सकते हैं। अब है एमएस एक्सेल के प्रमुख भाग। एमएस एक्सेल के प्रमुख भाग, ऑफिस बटन यह एमएस एक्सेल के 2007 वर्जन में दिखाई देता है। ऑफिस बटन जो है यह एमएस एक्सेल में 2007 वर्जन में क्या करता है, दिखाई देता है। यह बटन गोल आकार में दिखाई देता है। यह बटन जो है गोल आकार में दिखाई देता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का लोगो लगा होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, लोगो लगा होता है। इस बटन को क्लिक करने पर हमें विभिन्न ऑप्शन दिखाई देते हैं। इस बटन को क्लिक करने पर हमें क्या होता है, विभिन्न ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रीव्यू, सेंड, कॉलम आदि होता है। दूसरा है रिबन। क्या है रिबन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से 2010 में रिबन होता है। रिबन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से 2010 में रिबन होता है। अब इसमें मेन्यू के संपूर्ण ऑप्शन ग्राफिक्स के माध्यम से सामने दिखाई देते हैं। इसमें मेन्यू के संपूर्ण ऑप्शन ग्राफिक्स के माध्यम से सामने दिखाई देता है। यह 2007 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में दिखाई देता है। यह 2007 और माइक्रोसॉफ्ट 2010 में दिखाई देता है। पहले यह मेन्यू के रूप में होता है। पहले किस रूप में, मेन्यू के रूप में होता है। इसे अपग्रेड कर सामने ला दिया गया। इससे हमें एक्सेल कार्य करने में क्या होता है, आसानी होता है। अब है क्विक क्वेसल टूल बार। क्विक क्वेसल टूल बार के बारे में जानते हैं। क्विक एक्सेल टूल बार यानी टूल बार के माध्यम से हम बहुत सारे ऑप्शन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। टूल बार के माध्यम से हम बहुत सारे ऑप्शन को क्या कर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह टूल बार हमें टाइटल बार में ऑफिस बटन के बाजू में दिखाई देता है। यह टूल बार हमें टाइटल बार के ऑफिस बटन के बाजू में दिखाई देता है। इसे हम सेव इन, अंडो, रीडो, प्रिंट, प्रीव्यू आदि ऑप्शनों का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं टैब। जिस प्रकार 2003 वर्जन में हमें मेन्यू दिखाई देता था, ठीक उसी प्रकार अब इसमें मेन्यू को टैब के रूप में जाना जाता है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटाबेस, रिव्यू टैब, व्यू टैब। इन सभी टैब को क्लिक करने पर रिबन दिखाई देता है। अब है इसमें हम बहुत सारे ऑप्शन मिलता है जिसका उपयोग करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे ऑप्शन मिला सकते हैं जिसका उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। फार्मूला बार। क्या है फार्मूला बार, एक्सेल में हमें फार्मूला बार दिखाई देता है। फार्मूला बार एक्सेल में हमें फार्मूला बार दिखाई देता है। इसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार फार्मूला लगा सकते हैं। इस बार के द्वारा हम किसी भी फार्मूला फंक्शन को एडिट कर सकते हैं। इसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार फार्मूला लगा सकते हैं। इस बार के द्वारा हम किसी भी फार्मूला फंक्शन को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह
कह सकते हैं कि कोई भी सेल जिसे हमें एडिट करना होता है उसे क्लिक करने पर वह फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। यानी इस प्रकार यह कह सकते हैं कि कोई भी सेल जिसे हम एडिट करना चाहते हैं उसे हम क्लिक करने पर वह फॉर्मूला बार के दिखाई देता है। अब इसमें हम वहां जाकर आसानी से उस फार्मूला या सेल को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इससे हम वहां जाकर आसानी से फार्मूला या सेल को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं तथा यह हमें एफएक्स करके दिखाई देता है। क्या देखा, एफएक्स करके दिखाई देता है और यह रिबन के नीचे होता है। यह क्या होता है, रिबन के नीचे होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक को ही फाइल कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक को ही क्या कहता है, फाइल कहा जाता है। अब इससे हम अपने आवश्यकता अनुसार डेटाबेस और अन्य कार्य करते हैं। इससे हम अपने आवश्यकता अनुसार डेटाबेस और अन्य कार्य करते हैं। इसमें डाटा को स्टोर करके रखते हैं। इसमें डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। प्रत्येक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होते हैं। प्रत्येक वर्कबुक में क्या होते हैं, 3 वर्कशीट होते हैं। इस प्रकार हम वर्कबुक में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार हम वर्कबुक में ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट को क्या कहता है, वर्कशीट कहा जाता है। यह एमएस एक्सेल का प्राथमिक डॉक्यूमेंट है। यह एमएस एक्सेल क्या है, प्राथमिक डॉक्यूमेंट है। हम डाटा के साथ कार्य करते हैं। हम डाटा के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं तथा इसे संग्रहित करते हैं संग्रहित करते हैं। स्प्रेडशीट मुख्यतः वर्कशीट का ग्रुप होता है। स्प्रेडशीट जो होता है मुख्यतः क्या होता है, वर्कशीट का क्या होता है, ग्रुप होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक लाइन होता है। यह क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक लाइन होता है। अब वर्कशीट सेल से बनता है। यह वर्कशीट सेल से बनता है जो रो और कॉलम में मिलकर बना होता है। वर्कशीट हमेशा वर्कबुक में सेव किया जाता है। वर्कशीट जो होता है हमेशा वर्कबुक में सेव किया जाता है। वर्कशीट क्या है, वर्कशीट। स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट को ही क्या कहता है, वर्कशीट कहा जाता है। अब इसमें हम कोई भी डाटा को लिखकर उसको सुरक्षित रखते हैं। इसमें हम कोई भी डाटा को लिखकर उसमें सुरक्षित रखते हैं। इसमें समय समय पर सुधार भी करते रहते हैं। इसमें समय समय पर सुधार भी कर सकते हैं। अब एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होता है। एक वर्कबुक में 3 वर्कबुक होता है, लेकिन हम इसे आसानी आवश्यकता अनुसार इसे पढ़ भी सकते हैं। यानी एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होता है, लेकिन हम इसे आसानी से आवश्यकता अनुसार इसे पढ़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होते हैं। एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होता है जो हमें शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के नाम से दिखाई देता है। अब आते हैं सेल। क्या है सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अर्थात एमएस एक्सेल में बहुत सारे रो और कॉलम दिए होते हैं जिसे सेल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अर्थात एमएस एक्सेल में बहुत सारे रो और कॉलम दिए होते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। जब यह रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तब यह सेल कहलाता है। जब यह रो और कॉलम आपस में मिलता है तो यह सेल और तब यह सेल कहलाता है। अब हर एक सेल का सेल एड्रेस होता है। हर एक सेल का क्या होता है, सेल एड्रेस होता है जिसके द्वारा उससे सेल पहचाना जाता है। हर एक सेल का सेल एड्रेस होता है जिसके द्वारा उसके सेल पहचाना जाता है। अब यह आयताकार बॉक्स की तरह होता है। जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को सेल कहते हैं। जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल एड्रेस और रिफरेंस के बारे में। हर एक सेल का एड्रेस होता है। हर एक सेल का क्या होता है, एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस सेल को पहचान होता है। हर एक सेल का एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस सेल का क्या होता है, पहचान होता है। अब उस एड्रेस के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के गणितीय और तार्किक फार्मूला फंक्शन लगाकर तैयार कर सकते हैं। उस एड्रेस के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के गणितीय और तार्किक फार्मूला फंक्शन लगाकर तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होता है। क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होता है जिसके बिना हम सही तरीके से फार्मूला फंक्शन नहीं लगा पाए। इसीलिए हमें सेल एड्रेस को जानना और पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें सेल एड्रेस को जानना और पहचानना क्या हो गया है, अत्यंत आवश्यक है।
हमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों को मिलाकर सेल एड्रेस बनाता है। जैसे कॉलम नंबर 1 और रो नंबर ए, इसका सेल एड्रेस होगा जैसे A1। अब आते हैं जूम बार। क्या है जूम बार? इसके माध्यम से स्प्रेडशीट या वर्कशीट को बड़ा या छोटा करके देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इसके माध्यम से स्प्रेडशीट या वर्कशीट को बड़ा या छोटा करके देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इसके माध्यम से हम वर्कशीट को कम से कम 10% और अधिक से अधिक 4% यानी 400% बड़ा करके फाइल को अर्थात वर्कशीट या स्प्रेडशीट को देख सकते हैं। जूम बार हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन पर राइट हैंड की ओर सबसे नीचे दिखता है। यानी जूम बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन पर राइट हैंड की ओर सबसे नीचे दिखाई देता है। अब इसमें माइनस और प्लस का चिन्ह दिया जाता है। इसमें माइनस और प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यह इस पर क्लिक करने पर यह छोटा दिखाई देता है। इस पर क्लिक करने में क्या होता है? छोटा दिखाई देता है। प्लस चिन्ह पर दबाने पर वर्कशीट बड़ा दिखाई देता है। यानी प्लस चिन्ह पर दबाने पर वर्कशीट क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। अब वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल के विभिन्न वर्जन उपलब्ध हैं जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कर दिया गया है। जैसे MS एक्सेल 2003, MS एक्सेल 2003। अब MS एक्सेल 2007, MS एक्सेल 2007। अब MS एक्सेल 2010, MS एक्सेल 2010। किसी भी वर्जन को उपयोग करते हुए डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। किसी भी वर्जन को उपयोग करते हुए डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। इससे एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इससे एक्सेल फाइल क्या करते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अब एक्सेल में बनाने वाले फाइल का एक्सटेंशन नेम x.xlsx होता है। अब ऑफिस बटन। क्या होता है? ऑफिस बटन। अब इस बटन के अंतर्गत हमें निम्नलिखित ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। अब इस बटन के अंतर्गत हमें निम्नलिखित ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब न्यू Ctrl+N। इस ऑप्शन का उपयोग MS एक्सेल में नया वर्कबुक लाने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का उपयोग MS एक्सेल में नया वर्कबुक लाने के लिए किया जाता है। इस शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। इस शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। Ctrl+O ओपन ऑप्शन का उपयोग MS एक्सेल में पहले से बने हुए एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+O ओपन ऑप्शन का उपयोग MS एक्सेल में पहले से बने हुए एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। अब इसका शॉर्टकट की यानी कंट्रोल की बटन Ctrl+O होता है। इस ऑप्शन को क्लिक करते ही इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिससे हमें MS एक्सेल फाइल को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करना होता है। अब जिस लोकेशन पर हमारा डाटा स्टोर है उस लोकेशन में जाकर हम एक्सेल शीट फाइल को लोकेट कर ओपन बटन को दबाते हैं जिससे हमारा फाइल क्या होता है? ओपन हो जाता है। अब तीसरा है सेव Ctrl+S। इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बने हुए फाइल को किसी निश्चित स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सेव एस Ctrl+S यानी इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बने हुए फाइल को किसी निश्चित स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब इस ऑप्शन को उपयोग करते ही हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिससे फाइलों को सेव करने हेतु फाइल का लोकेशन, फाइल का नाम पूछा जाता है। फाइल का नाम देकर जैसे हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारा फाइल उस स्थान पर सेव हो जाएगा। अब सेव एज F12। इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से सेव किए गए फाइल को किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य नाम से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब इस ऑप्शन को क्लिक करते ही हमारे पास इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस ऑप्शन को क्लिक करते ही हमारे पास इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब इसमें हम फाइल का नाम देकर किसी निश्चित स्थान का चयन पर सेव ऑप्शन को क्लिक करते ही
फाइल का दूसरा कॉपी दूसरा नाम से सुरक्षित हो जाता है। इसका शॉर्टकट की F12। प्रिंट Ctrl+P, इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार किए गए फाइल को प्रिंट के माध्यम से प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट की यानी Ctrl+P होता है। प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+P, MS एक्सेल इन हिंदी। इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट क्या है? इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट करने से पहले फाइल का उपयोग देखने के लिए किया जाता है। यानी इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट करने से पहले इसका उपयोग देखने के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसके द्वारा हम फाइल को प्रिंट करने से पहले किस प्रकार से प्रिंट आएगा इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसके द्वारा हम फाइल को प्रिंट करने से पहले किस प्रकार प्रिंट आएगा इसको हम देख सकते हैं। अब इसके अनुसार हम अपना पेज सेटअप कर सकते हैं। इसके अनुसार अपना हम क्या पेज सेटअप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हम इसका शॉर्टकट की यानी Ctrl+F2 है। अब 7वां है सेंड। क्या है सेंड? इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बने हुए फाइल को कंट्रोल के माध्यम से ईमेल के द्वारा भेजने के लिए किया जाता है। यानी सेंड जो है इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बने हुए फाइल को इंटरनेट के माध्यम से ईमेल के द्वारा भेजने के लिए किया जाता है। अब 8 नंबर है क्लोज Ctrl+W। इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से खुले हुए फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से खुले हुए फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। अब है होम टैब। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला टैब है, इसे हम होम टैब कहते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला टैब है, इसे हम क्या कहते हैं? होम टैब कहते हैं। अब इस टैब के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। इस टैब के अंतर्गत हमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिससे प्रत्येक टैब में संबंधित ऑप्शन का ग्रुप बना होता है। जिसमें प्रत्येक टैब में संबंधित ऑप्शन का क्या होता है? ग्रुप बना हुआ है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप कॉपी Ctrl+C। इस ऑप्शन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा की एक से अधिक कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा की एक अधिक कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। अब यह कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट पिक्चर या ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। क्या करना? सेलेक्ट करना होता है। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद होम टैब की क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के क्लिपबोर्ड पर ग्रुप में जाकर कॉपी ऑप्शन को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। अब इस प्रकार हम डाटा का एक से अधिक कॉपी तैयार कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की Ctrl+C है। इस प्रकार हम डाटा का एक से अधिक कॉपी तैयार कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या? Ctrl+C है। अब है पेस्ट Ctrl+V। कॉपी किए गए डाटा को लाने के लिए बेस्ट ऑप्शन को उपयोग किया जाता है। यानी कॉपी किए गए डाटा को लाने के लिए बेस्ट ऑप्शन को क्या उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हमें कॉपी करने के बाद जिस स्थान पर दूसरे कॉपी की आवश्यकता होती है वहां पर जाकर हम कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम कॉपी करने के बाद हम जिस स्थान पर दूसरी कॉपी की आवश्यकता होती है वहां पर जाकर हम कॉपी ऑप्शन पर क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। अब इस प्रकार हम जितनी बार ऑप्शन को उपयोग करेंगे उतनी बार डाटा हमारे पास कॉपी होती जाती है। अब इसका शॉर्टकट की Ctrl+V होता है। इस प्रकार कॉपी और पेस्ट एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार कॉपी और पेस्ट क्या होता है? एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। बिना कॉपी किए पेस्ट कार्य नहीं करेगा और केवल कॉपी करने से कोई भी ऑब्जेक्ट पिक्चर कॉपी नहीं होगा। उसे कॉपी करने के बाद पेस्ट करना अनिवार्य होगा। अब है कट Ctrl+X। इस विकल्प का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट, पिक्चर या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। अब इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। अब है पेस्ट स्पेशल, यानी इस विकल्प का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉपी किए गए डाटा को अन्य फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अब इसके माध्यम से हम कॉपी किए गए डाटा को इमेज के रूप में भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम कॉपी किए गए डाटा को इमेज के रूप में भी पेस्ट कर सकते हैं। अब है फॉर्मेट पेंटर, यानी इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किए गए दूसरे टेक्स्ट में किए गए फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले जिस टेक्स्ट का फॉर्मेट को कॉपी किया जाता है उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद उस फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक का चयन किया जाता है तथा उसके बाद यह टेक्स्ट के ऊपर कॉपी करना है, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा फॉर्मेट पेंटर विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। अब है फॉन्ट ग्रुप। क्या है फॉन्ट ग्रुप? ब्लड। क्या है ब्लड भी। इस ऑप्शन को उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यानी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को गहरा मोटा करने के लिए किया जाता है। ब्लड भी जो है इस ऑप्शन को उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को गहरा मोटा करने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होता है। अब लैटिक आई, यानी इस ऑप्शन का उपयोग चुनाव किए गए अक्षर की तिरछा करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का उपयोग चुनाव किए गए अक्षर को तिरछा करने के लिए किया जाता है। अब किसी भी टेक्स्ट अक्षर को तिरछा करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट अक्षर को सिलेक्ट किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट अक्षर को तिरछा करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट के अक्षर को क्या कहता है? सिलेक्ट किया जाता है। अब अंडरलाइन। क्या है अंडरलाइन? इस ऑप्शन का उपयोग चुनाव किए गए अक्षरों के नीचे लाइन खींचने अर्थात अंडरलाइन करने के लिए किया गया है। यानी अंडरलाइन जो होता है इस ऑप्शन का उपयोग चुनाव किए गए अक्षरों के नीचे लाइन खींचने अर्थात अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। अब इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू है। इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस यू है। अब फॉन्ट साइज। क्या है? फॉन्ट टाइप का विकल्प का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉन्ट टाइप को चेंज करने के लिए किया जाता है। फॉन्ट टाइप को क्या चेंज करने के लिए किया जाता है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, कृति, देव, 010 आदि होता है। अब फॉन्ट साइज। क्या है? फॉन्ट साइज के बारे में जानते हैं। इस विकल्प का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी फॉन्ट साइज का विकल्प उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब इसके माध्यम से हम अधिकतम 72 अंकों तक फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। इसके माध्यम से हम अधिकतम 72 अंकों तक क्या फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। छठा है फॉन्ट साइज इंटरटेनमेंट। इस विकल्प का उपयोग करते हुए फॉन्ट साइज को अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसमें 72 से अधिक हम फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। अब 7वां नंबर पॉइंट है फॉन्ट साइज का डिक्रीमेंट। यानी इस विकल्प के माध्यम से हम अक्षरों को साइज को कम कर सकते हैं। डिक्रीमेंट यानी कम करना। अब 8वां नंबर है फॉन्ट कलर। यानी इस विकल्प के माध्यम से फॉन्ट के कलर को बदल सकते हैं, जैसे कि पहले से ही काला अक्षर को अपनी इच्छा के अनुसार लाल, हरा, नीला, पीला आदि उपयोग किया जा सकता है। अब 9 नंबर है फिल कलर। इस विकल्प के माध्यम से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर को फिल कर सकते हैं। यानी इस विकल्प के माध्यम से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर को फिल कर सकते हैं। अब 10 है बॉर्डर। क्या है बॉर्डर? यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है। क्या है? महत्वपूर्ण विकल्प है। इसके द्वारा बनाए हुए डेटाबेस को बॉर्डर दिया जाता है। इसके द्वारा बनाए हुए डेटाबेस का बॉर्डर दिया जाता है। यह हमारे संपूर्ण दस्तावेज को एक अच्छा लुक देता है। क्या देता है? अच्छा लुक देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है पूर्व में ही इलेक्ट्रॉनिक लाइन बनी हुई रहती है। क्या होता है?
पूर्व में इलेक्ट्रॉनिक लाइन बनी होती है। इस लाइन के माध्यम से हम डाटा एंट्री करते हैं और पूरे डाटा एंट्री होने के बाद सभी डाटा को सेलेक्ट करके बॉर्डर ऑफ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब इससे हमारे सामने अनेक प्रकार के बॉर्डर ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब इसमें बॉर्डर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे संपूर्ण दस्तावेज पर बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। अब एलिग्मेंट क्या है? एलिग्मेंट अलाइगमेंट क्या है? अलाइगमेंट लेफ्ट अलाइगमेंट। इस विकल्प का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के टाइप किए गए टेक्स्ट अलाइनमेंट को लेफ्ट साइड में करने के लिए किया जाता है। अब इसका शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एल अलाइनमेंट। इस विकल्प का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के टाइप किए गए टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर में करने के लिए किया जाता है। यानी सेंटर अलाइनमेंट इस विकल्प का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल को टाइप किए गए टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर में करने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट की यानी कंट्रोल प्लस ई है। अब अलाइनमेंट क्या है? राइट अलाइनमेंट। इसका विकल्प का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइप किए गए टेक्स्ट अलाइनमेंट को राइट साइड में करने के लिए किया जाता है। अब इसका शॉर्टकट की जो कंट्रोल+R है। क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल+R है। अब चौथा नंबर पॉइंट क्या है? चौथा नंबर पॉइंट। अब टॉप एलिगमेंट यानी इस विकल्प का उपयोग सेल में टाइप किया गया अक्षरों को सेल के टॉप पोजीशन में सेट करने के लिए किया जाता है। अब मिडिल अलाइनमेंट। इस विकल्प का उपयोग सेल में टाइप किया गया अक्षरों को सेल के मिडिल पोजीशन में सेट करने के लिए किया जाता है। बॉटम अलाइनमेंट। इस विकल्प का उपयोग सेल में टाइप किया गया अक्षरों को सेल के बॉटम नीचे पोजीशन में सेट करने के लिए किया जाता है। अब रोप टेक्स्ट क्या है? रोप टेक्स्ट। इस विकल्प का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल में टाइप किए जाने वाले टेक्स्ट की लंबाई अधिक होने पर वह दिखाई नहीं देता है। इसलिए जब हम उस सेल को सेलेक्ट कर इस ऑप्शन को उपयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक ही सेल की लंबाई खत्म हो जाती है। ऑटोमेटिक ही क्या होती है? सेल की लंबाई खत्म हो जाती है। वह सेल की नीचे लाइन में दिखाई नहीं देने लगेगा। वह सेल के नीचे लाइन में क्या दिखाई नहीं देने लगेगा। यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है जिसका उपयोग डेटाबेस तैयार करते समय करना अति आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है जिसका उपयोग डेटाबेस तैयार करते समय अति आवश्यक होता है। अब है मर्ज सेल। क्या है? मर्ज सेल। इस ऑप्शन का उपयोग एक या एक से अधिक से लोगों को आपस में मिलाने के लिए किया जाता है जिसे हम मर्ज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मर्ज कहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम उन सभी सेलों को सेलेक्ट कर लेते हैं जिन्हें मर्ज करते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? मर्ज करना है। सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर सभी सेल क्या होते हैं? मर्ज हो जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है जिसके माध्यम से हम एक से अधिक सेलों को आपस में मिलाकर मर्ज कर सकते हैं। यह एक क्या है? महत्वपूर्ण विकल्प है जिसके माध्यम से हम एक से अधिक सेलों का आपस में मिलाकर मर्ज कर सकते हैं। अब है टेक्स्ट डायरेक्ट। क्या है? टेक्स्ट डायरेक्शन। इस विकल्प के माध्यम से एक्सेल में टाइप किए गए सेल के अंदर के टेक्स्ट के दिशा को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्ट जो होता है, इस विकल्प के माध्यम से एक्सेल में टाइप किए गए सेल के अंदर के टेक्स्ट का दिशा के चेंज कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार 90 डिग्री 160 डिग्री कोई भी डिग्री के अनुसार अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज इसके द्वारा कर सकते हैं। अब है इंक्रीज इंडेंट कंट्रोल+Alt+Tab। इस विकल्प का उपयोग करके इंडेंट की सीमा को बढ़ाने में किया जाता है। इंडेंट की सीमा को बढ़ाने में किया जाता है। अब है डिक्रीज इंडेक्ट कंट्रोल+Alt+Shift+Tab। इस विकल्प का उपयोग करके इंडेक्ट की सीमा को कम किया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग करके इंडेक्ट की सीमा को कम किया जा सकता है।
नंबर ग्रुप। क्या है? नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में निम्न फॉर्मेट को शामिल करते हैं। नंबर ग्रुप में निम्न फॉर्मेट को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। नंबर फॉर्मेट, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, अकाउंटिंग फॉर्मेट, परसेंटेज स्टाइल, कॉमन स्टाइल। क्या है? कॉमन स्टाइल। अब है स्टाइलिश। क्या है? स्टाइल। इसमें निम्न को शामिल करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज सेल स्टाइल्स। क्या है? सेल स्टाइल्स। सेल। क्या है? सेल। एडिटिंग। क्या है? एडिटिंग। इस सभी ग्रुपों में विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका उपयोग कर हम आसानी से और सुंदर डाटा तैयार कर सकते हैं। आसानी से और सुंदर डाटा तैयार कर सकते हैं। अब है चार्ट्स। क्या है? चार्ट्स। अब है एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के डेटा को ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए चार्ट का प्रयोग करते हैं। एक्सेल चार्टों की यह विशेषता होती है कि जब भी आप उस डाटा में कोई परिवर्तन करते हैं जिस पर चार्ट यह आधारित है कि तो संबंधित चार्ट में वह परिवर्तन तत्काल कर दिया जाता है या ऐसा करने के लिए पूछा जाता है। अब यह चार्ट 6 प्रकार के होते हैं। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई या स्केटर चार्ट। चार्ट के तत्व, एलिमेंट ऑफ चार्ट, चार्ट एरिया। चार्ट एरिया जो होता है किसी चार्ट को बनाने में प्रयोग किया गया कुल क्षेत्र चार्ट एरिया कहलाता है। चार्ट एरिया से चार्ट को घेरने के लिए एक आयताकार बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। चार्ट एरिया से चार्ट को घेरने के लिए आयताकार बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अब है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया वह क्षेत्रफल जिसमें डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं प्लॉट एरिया कहलाता है। वह क्षेत्रफल जिसे डाटा के चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं प्लॉट एरिया कहलाता है। प्लॉट एरिया 2D चार्ट में अक्षों से घिरा होता है जबकि 3D चार्ट में वाल्स और फ्लोर से घिरा होता है। अब है चार्ट शीर्षक। क्या है? चार्ट शीर्षक ये चार्ट और दोनों अक्षों एक्स और वाई के शीर्षक होते हैं। ये चार्ट और दोनों अक्ष क्या होते हैं? एक्स और वाई के शीर्षक होते हैं। अब इससे हमें पता चलता है कि चार्ट हमें क्या दिखाना चाहता है। और उसके अक्षों को मानों का क्या अर्थ है। अब है अक्ष। सामान्यतः किसी चार्ट में 2 अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष होते हैं जिसे क्रमशः एक्स और वाई अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स और वाई अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष क्षैतिज अक्ष होता है। एक्स अक्ष क्या होता है? क्षैतिज अक्ष होता है जिसे कैटेगरी अक्ष भी कहा जाता है। कैटेगरी अक्ष भी कहा जाता है। वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है। वाई अक्ष क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है जिसे वैल्यू अक्ष भी कहते हैं। वैल्यू अक्ष भी कहते हैं। अक्ष शीर्षक एक्स वाई और जेड अक्षों के मानों का जिस शीर्षक से वह प्रस्तुत करते हैं उसे अक्ष शीर्षक कहते हैं। ये बताते हैं कि अक्षों के मानों का क्या अर्थ है। अब है डेटा श्रेणियाँ उन सभी मानों की सूची है जिनको हम चार्ट में दिखाना चाहते हैं। अब है ग्रिड लाइनें। कौन है? ग्रिड लाइनें। ये कुछ बैकग्राउंड लाइनें होती हैं। ग्रिड लाइनें जो होती है क्या होती है? कुछ बैकग्राउंड लाइनें होती हैं। इनमें हमें प्रत्येक डेटा श्रेणी के मानों का स्तर पता चलता है। ग्रिड लाइनें 2 प्रकार की होती हैं। मुख्यतः मेजर और गौण। क्या? मेजर और गौण। मुख्य ग्रिड लाइनें मुख्य स्तरों को दिखाती है। मुख्य ग्रिड लाइनों को मुख्य स्तरों को दिखाती है जबकि गौण ग्रिड लाइनों को छोटे स्तरों को दिखाती है। गौण जो ग्रिड है लाइनों को छोटे स्तरों को दिखाती है। अब एक एक्स अक्ष की डिग्री ग्रिड लाइनें ऊर्ध्वाधर होती है। एक्स अक्ष की ग्रिड लाइनें क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है जबकि वाई अक्ष की ग्रिड लाइनें क्षैतिज होती है। वाई ग्रिड क्या होती है? क्षैतिज होती है। अब संकेत। क्या होता है? संकेत देखते हैं। लेजेंड्स यानी ये हमें चार्ट में उपयोग किए गए विभिन्न प्रकार के कॉलमों, रेखाओं, बिंदुओं और रंगों का अर्थ बताते हैं। सामान्यतः प्रत्येक डेटा श्रेणी के लिए एक संकेत होता है
जो चार्ट में दिखाया जाता है। संकेतों को दाएं बाएं ऊपर या नीचे किसी कोने में कहीं भी दिखाया जा सकता है। अब है डेटा लेबल। ये डेटा श्रेणी के वास्तविक मान होते हैं जो चार्ट में उस मान को व्यक्त करने वाले कॉलम रेखा या चिन्ह के पास ये दिखाए जाते हैं। डेटा सारणी, यह एक साधारण सारणी होता है। डेटा सारणी जो होता है यह क्या होता है, साधारण सारणी होता है। इसमें सभी डेटा श्रेणियों को मान दिखाए जाते हैं। इस सभी डेटा श्रेणियों को मान क्या दिखाए जाते हैं। यह सारणी चार्ट में किसी कोने पर दिखाया जा सकता है। यह सारणी चार्ट में किसी कोने पर क्या दिखाई जा सकती है। अब है MS एक्सेल में शॉर्टकट की और उनका वर्णन। MS एक्सेल में शॉर्टकट कीज और उनका वर्णन देखते हैं। शॉर्टकट की वर्णन। F2 का मतलब क्या होता है, किसी चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए होता है। F2 का मतलब क्या होता है, किसी चुने हुए सेल को क्या एडिट करना होता है। F5 का मतलब क्या होता है, किसी विशेष सेल या जाने के लिए होता है, किसी विशेष सेल पर जाने के लिए होता है। F7 का मतलब क्या होता है, किसी चुने हुए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। किसी चुने हुए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम सेमीकोलन, यानी करंट टाइम एंटर करने के लिए, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। करंट दिनांक एंटर करने के लिए। अब है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए है। शिफ्ट प्लस F3 एक्सेल फार्मूला विंडो खोलने के लिए है। कंट्रोल प्लस F10 तुरंत चुने हुए वर्कशीट को मैक्सिमाइज करने के लिए है। कंट्रोल प्लस F6 खुली वर्कबुक्स या विंडोज के मध्य एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक या एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए है। अब है शॉर्टकट की वर्णन। कंट्रोल प्लस पेज अप एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए है। यानी कंट्रोल प्लस पेज अप जो है एक ही एक्सेल में डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन एक ही एक्सेल में डॉक्यूमेंट के वर्कशीट के बीच मूव करने के लिए है। पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस टैब दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए है। दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए है। अल्ट प्लस इक्वल यानी चुने हुए सेलों के सभी डेटा को जोड़ने के लिए फार्मूला बनाना है। कंट्रोल प्लस डैश यानी चुने हुए सेल में डेटा को करेंटली चुने हुए सेल में इंसर्ट कराने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डॉट जो होता है चुने हुए सेल में डेटा को करेंटली चुने हुए सेल में इंसर्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, जैसे कोमा जो है फॉर्मेट में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए है। अब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर जो करेंसी फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ यानी टाइम फॉर्मेट में संख्याओं को फॉर्मेट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस यानी संपूर्ण कॉलम चुनने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस यानी संपूर्ण पंक्तियाँ चुनने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस % यानी प्रतिशत फॉर्मेट में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रतिशत जो है प्रतिशत फॉर्मेट में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए होता है। अब है एक्सेल संबंधी प्रमुख तत्व। एक्सेल में उत्पन्न की गई नई वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होता है। एक्सेल में उत्पन्न की गई नई वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होते हैं। अब एक्टिव सेल वह सेल होता है जिसमें आप करेंटली काम कर रहे हैं। एक्टिव सेल में वह सेल होता है जिसमें आप करेंटली काम कर रहे हैं। अब MS एक्सेल का फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन x.xls होता है। अब इलस्ट्रेशन ग्रुप के द्वारा पिक्चर्स, फ्लिप आर्ट, शेप और स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराते हैं। अब $चिन्ह
के द्वारा किसी सेल के लोकेशन को एक फिक्स्ड पोजीशन पर लॉक करते हैं। अब है स्टैंडर्ड बार कॉलम, किसी अद्वितीय वस्तु का सभी वस्तुओं के संबंध को बताता है। स्टैंडर्ड बार जो होता है किसी अद्वितीय वस्तु का सभी वस्तुओं के संबंध को बताता है। अब स्कैनर मानों के युग्म की तुलना करता है। स्कैनर मानों के युग्म की क्या करता है, तुलना करता है। चार्ट विजार्ड का प्रयोग एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए करते हैं। चार्ट विजार्ड जो है, चार्ट विजार्ड का प्रयोग एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए करते हैं। अब है एम्बेडेड चार्ट एक प्रकार का चार्ट होता है। एम्बेडेड जो होता है चार्ट का एक प्रकार होता है जो पहल से बनी हुई शीट पर खींचा जाता है। पहल से बनी हुई शीट पर खींचा जाता है। अब है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का एमएस एक्सेल 2010 में किन्हीं में 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञान करने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है? कौन सा होता है? कौन होता है? एवरेज। देखिए एवरेज जो होता है कोई भी मैथ में किसी भी औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ज्ञात किया जाता है एवरेज से। दूसरा है एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में कितने रो एंड कॉलम होता है? यानी 10,48,576 एंड 16,384 होता है। तीसरा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट कराया जाता है? कौन सा है? इंसर्ट। क्या है? इंसर्ट। चौथा नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट सेल में इंटर नंबर वैल्यू का एलिगमेंट क्या होती है? क्या होता है? राइट एलिगन। क्या होता है? राइट एलिगन होता है। अब 5वां नंबर है एमएस एक्सेल 2010 में किस पैकेज में होता है? कौन होता है? एमएस ऑफिस। एमएस एक्सेल में किस पैकेज में होता है? एमएस ऑफिस में। छठा नंबर एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मिनिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है? कितने में हो सकता है? 31 कैरेक्टर में हो सकता है। ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन से प्रीडिफाइंड फार्मूला होता है जो स्वतः गणना कार्य करता है? कौन सा है? फंक्शन है। कौन है? फंक्शन। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक्सेल की टर्म नहीं है? कौन नहीं है? डॉक्यूमेंट्स। यानी निम्न में से कौन सा एक्सेल का टर्म नहीं है? डॉक्यूमेंट्स। 9वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सूत्र सही रूप से प्रविष्ट है? कौन है? सम A1 अनुपात A10। अब 10वां नंबर देखते हैं अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा के एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग भी कर सकते हैं? किसका उपयोग कर सकते हैं? फार्मूला बार का उपयोग कर सकते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर यदि आप चौड़े फार्मूला में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह के पेज यानी पृष्ठ ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? लैंडस्केप का। किसका? लैंडस्केप का प्रयोग करेंगे। 12 नंबर है एक्सेल फार्मूला सेल के एड्रेस $A और $4 का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कर सकता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप से दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है? कौन है? ए और बी दोनों है। ऑटोफिल और ऑटो करंट। 14 नंबर है सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले किस में टाइप करते हैं? किस में करते हैं? डॉलर में। किस में करते हैं? डॉलर में करते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है
MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन क्या है? .xlts। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर, यानी एक्सेल वर्कशीट को चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? वर्कशीट में जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट कर विकल्प चुनना है। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है दस्तावेज। 17 नंबर कह रहा है दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर क्या है? यानी क्या है? ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। यानी दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है? बी और सी दोनों होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन के साथ आप रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना देख सकते हैं। फ्रीज पेन्स को किसको देख सकते हैं? फ्रीज पेन्स को देख सकते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सा स्वतंत्र डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है? स्टाइल क्या है? स्टाइल। 20 नंबर है एक टेक्स्ट फील्ड में आप कौन से कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं? 255। कौन सा? 255 को कर सकते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में सेल में कंटेंट लिखने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ट्रिप। 22 नंबर MS एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है? किस में होता है? रिव्यू में होता है। क्या होता है? किस में होता है? रिव्यू में। MS एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है? किस में? रिव्यू में होता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल क्या है? विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। 24 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? बुक 1। क्या होता है? बुक 1। 25 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? कौन होती है? पोर्ट्रेट। कौन होती है? पोर्ट्रेट। 26 नंबर है जब आप एक से अधिक रिफ्रेश डेटा सीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह किस पर कौन सा सीट कहलाती है? रिफ्रेंसिंग मल्टीपल। कौन कहलाती है? रिफ्रेंसिंग मल्टीपल कहलाती है। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कौन सा स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जाता है? थीम। क्या है? थीम है। 28 नंबर क्वेश्चन है किस टैब में आपको टेबल ग्राफिक्स और हाइपलिंक जैसे विशेषता घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है? कौन है? इंसर्ट है। क्या है? इंसर्ट है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम। पहले कॉलम फिर रो का नाम। 30 नंबर क्वेश्चन है इक्वल C10 + C11/12 + D18 किसका उदाहरण है? किसका है? फार्मूला का उदाहरण है। किसका है? फार्मूला का उदाहरण है। अब 31 नंबर क्वेश्चन अब किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? कॉलम के द्वारा पृथक किया जा सकता है। 32 है निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में 2010 में संरेख का एक मान्य प्रकार नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं।
33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाता है। क्या संयोजित किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। 34 नंबर है एक्सेल में कौन से फंक्शन की एडिट मोड पर जाने के में मदद करती है? कौन करता है? F2 करता है। कौन करता है? F2 करता है। अब है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अब एक्सेल में दाईं ओर और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस R का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर है किसमें डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? MS एक्सेल, किसको MS एक्सेल को कहा जाता है। अब है 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? क्वांटम। यानी कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? क्वांटम। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अब है एक्सेल में वर्कबुक किसका एक संग्रह होता है? किसका संग्रह होता है? वर्कशीट का होता है। किसका होता है? वर्कशीट का होता है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्सेल 2010 की सीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2010 की सीट में कितने कॉलम होते हैं? कितना होता है? 16,384। कितना होता है? 16,384। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? डॉलर को। किसको किया जाता है? डॉलर को किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं को डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट में कौन सा होता है? कौन होता है? दायां होता है। कौन होता है? दायां। 43 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या का होता है? क्या होता है? G6 होता है। क्या होता है? G6 होता है। MS एक्सेल में वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल एड्रेस क्या होता है? G6 होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूदा सेल को एड्रेस किया जाता है E10 पर। किस पर किया जाता है? E10 पर किया जाता है। यहाँ पे हमारा 19 नंबर चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।